कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जिस सेंस में हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, और ये मज़े की बात है कि ये जब वेस्ट में पूंजीपति व्यवस्था स्थापित हुई और ग्रेजुअली वर्कर्स को अपने अधिकारों का एहसास होने लगा, तो एक रिफॉर्म सामने आया, और वो रिफॉर्म वेलफेयर स्टेट के रूप में सामने आया। और मज़े की बात है, इसमें बड़ी ही कंजर्वेटिव रजीम्स हों, चाहे बिस्मार्क की हों और इवन ब्रिटेन में, ग्रेजुअली वर्कर्स की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किया गया, लॉज बनाए गए, उनकी स्थिति को सुधारा गया, फिर उनके वोटिंग राइट्स भी एक्सपेंड हुए। और इन सब का जो कल्मिनेशन होता है 100-150 सालों में, वो वेलफेयर स्टेट के रूप में परकुलेट होता है। और 20वीं शताब्दी में यूके की जो बिबरिज रिपोर्ट जो आई थी वर्कर की कंडीशन के ऊपर, समाज की कंडीशन के ऊपर, उसने यूके में वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। और यूएस में जो ये रिसेशन आया और उसके बाद ग्रेट फाइनेंशियल डिप्रेशन आया और उसके बाद जो ये न्यू डील पॉलिसी चली, उसके बाद से वेलफेयर स्टेट वहाँ अपनी जड़ें और मजबूत करता है। इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले लिबरल स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट था, कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कॉन्ट्रैक्ट को रखना, कोई किसी को लूटे नहीं, ये इंश्योर करना। पर गरीबों के झोलियाँ भरना, गरीबों की हेल्प करना, गरीबों के जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों की भलाई करना, ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी। बेसिकली लोगों को स्वयं अपने लिए कार्य करना पड़ता था, अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, मार्केट्स के थ्रू। पर वेलफेयर स्टेट आने के बाद ये चीज़ें बदल गई और बहुत बड़े वेलफेयर स्टेट्स की स्थापना हुई, विशेषकर दुनिया के समृद्ध देशों में। गरीब देशों में तो नहीं हो सकी, पर दुनिया के विकसित देशों में हुई। इसके कई प्रकार हैं। पूंजीपति लिबरल वेलफेयर स्टेट है, ये जो कि यूके में है, फ्रांस में है, कनाडा में है, अमेरिका में है। सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स जैसे कि यूएसएसआर में समाजवादी कल्याणकारी राज्य था, और कुछ जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है वो हालांकि वो लिबरल ही आती हैं, पर उनके जो वेलफेयर स्टेट है, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह का, वहाँ टैक्सेशन बहुत हाई है, 50% तक है, इससे भी अधिक टैक्सेशन है। और जिस टैक्स को ले करके फिर जो है जनता की भलाई के लिए उन रिसोर्सेज को खर्च किया जाता है। हालांकि वो समाजवादी देश नहीं है, पर उनकी जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा कल्याणकारी राज्य के फेवर में है, और टैक्सेशन बड़ा हाई है। फिर जो अरब देश हैं, जो समृद्ध अरब देश है, वहाँ भी कल्याणकारी राज्य है। हालांकि वहाँ राजा का शासन है, वहाँ पर राजतंत्र है, परंतु फिर भी वहाँ की जनता के लिए कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। तो कल्याणकारी राज्य का संबंध जो है डेमोक्रेसी से ज़रूरी नहीं है, ये कंजर्वेटिव व्यवस्था में भी हो सकता है। जहाँ पर व्यक्तियों को सुविधाएं दी जाती है, वो कल्याणकारी राज्य बनता है। आज जो मेन चैलेंज कल्याणकारी राज्य को जो आया, वो 1950 के बाद से, जब बहुत से राज्य यूरोप के कल्याणकारी राज्य बन गए, अमेरिका बन गया, तो इन फैसिलिटीज़ को देने पर जो राज्यों पर जो कर्जा खड़ा हो गया, जो डेट खड़ा हो गया, वो समस्या बन गई। ऊपर से जो रिसोर्सेज खर्च किए गए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या जिन भी चीज़ों के लिए, उनका उतना लाभ भी नहीं मिला। और एक बहुत बड़ी आबादी जो है फिर वो उन सुधारों और उन सुविधाओं पर निर्भर हो गई, और एक तरह से कहीं तो काम ना करने लगी, बस उन सुधारों को देखने लगी कि हमें क्या फैसिलिटी मिल सकती है, उसी के सहारे जीने लगी, आश्रित हो गई मतलब। तो ये कुछ समस्याएं इसमें सामने आई थी। तो ग्रेजुअली इसके खिलाफ फिर जो है ये मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रेगन ने चेंज लाया, और इसमें जो ये हमारे नव उदारवादी चिंतक हमारे मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रेडरिक वॉन हैक, इनके विचार काम आए, और फिर मार्केट और कल्याणकारी राज्य का रिश्ता स्थापित किया गया 1970-80 के बाद। और आज हम देखते हैं सारी दुनिया में कल्याणकारी राज्य मार्केट का प्रयोग करके जो है लोगों को सुविधा देने के प्रयास कर रहे हैं। स्टेट कोशिश कर रहा है, पर मार्केट को भी यूज़ कर रहा है। लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनको ऑप्शंस दी जा रही है स्टेट के माध्यम से। हालांकि स्टेट खुद अपने आप ही स्कूल या कॉलेज खड़े नहीं कर रहा है या हॉस्पिटल नहीं बना रहा, बल्कि ऑप्शन भी दे रहा है कि आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, या एनजीओज़ का भी प्रयोग कर रहा है। गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ गया कि जरूरी नहीं गवर्नमेंट ही सारी फैसिलिटी देगी, गवर्नेंस है उसमें, प्राइवेट एनजीओ सबको लेकर के लोगों को फैसिलिटेट ही करना है, उनके जीवन में सुधार ही करना, ये महत्वपूर्ण है, ना कि सरकार ये काम करे। ये सोच अब दुनिया में आ चुकी है। तो ये कल्याणकारी राज्य के समक्ष एक बहुत बड़ी
परिवर्तन था। तो आज भी कल्याणकारी राज्य के समक्ष चुनौती वो यही है कि जो हम संसाधन लगा रहे हैं, क्या उनका उचित मान समाज को मिल रहा है, क्या उचित लाभ समाज को मिल रहा है। और दूसरा, कहीं हम सुविधा के नाम पर लॉन्ग टर्म में अपने लोगों की स्किल ख़त्म तो नहीं कर रहे, उनकी स्वाभिमान स्वावलंबन की क्षमता को ख़त्म तो नहीं कर रहे। क्या हम एक ऐसी क्लास तो नहीं खड़ी कर रहे जो केवल हर कार्य के लिए राज्य की तरफ देखेगी कि ये सब राज्य करेगा जी, हम तो नहीं कर सकते, कृपया राज्य हमारी हेल्प करो। तो ऐसे में कहीं हम एक बहुत बड़े पंगु और कमज़ोर वर्ग की स्थापना तो नहीं कर देंगे जो मानसिक रूप से वीक हो जाएगा। ये भी कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि कई बार भलाई के नाम पर हम, जब नैनी स्टेट है, माँ की तरह है, पर एक दिन तो माँ को अपने बच्चे को सड़क पर छोड़ना पड़ेगा कि चल बेटा खुद भी काम कर, नहीं तो वो बच्चा माँ की गोद में चढ़ा ही रहेगा, बड़ा होने के बावजूद भी माँ की गोदी में चढ़ा रहेगा और फिर वो बच्चा अपंग भी बन सकता है। ये एक खतरा इसके साथ बहुत बड़ा मॉरल हैजर्ड है कल्याणकारी राज्य के साथ। धन्यवाद। और विशेषकर मैं एक बात और ऐड करूँगा, जब जिन देशों में बूढ़ों की आबादी बढ़ेगी और जवान लोग कम बचेंगे, वहाँ ये समस्या बड़ी भयंकर हो जाएगी। तो ऐसे में अपने नागरिकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, अपने देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो कल्याणकारी राज्य के मॉडल जो है सस्टेन नहीं हो पाएंगे और देश आर्थिक संकटों में घुस जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है। धन्यवाद।